आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिपेयर ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है उसका मैंने एक डिटेल व्यू आपको दिया था। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो सिंथेसिस है वो दो स्ट्रैंड्स पे होती है, एक पे कंटिन्यूअस होती है, एक पे डिसकंटिन्यूअस होती है। तो जिस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है उसी को हम लोग क्या नाम दे रहे थे, लैगिंग स्ट्रैंड, है ना। तो लैगिंग स्ट्रैंड आपका क्या है, एक ऐसा स्ट्रैंड जहां पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, टुकड़े में हो रही है, और जो डीएनए के टुकड़े सिंथेसाइज हो रहे थे उनको आप बोल रहे थे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्लियर। तो इसी का रिपेयर करना है, और ये जो रिपेयर है याद रखिएगा ये इलोंगेशन के समय ही होता है, यानी जैसे जैसे डीएनए सिंथेसिस हो रहा है साथ ही साथ उसमें रिपेयर भी चल रहा है। ठीक है, दोनों प्रोसेस एक साथ चलता है। तो रिपेयर किस चीज का करना है, देखिए डीएनए में आरएनए नहीं होना चाहिए। ठीक है, डीएनए में आरएनए सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चूंकि ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि सिंथेसिस टुकड़े में हो रही है, और जब बार बार सिंथेसिस स्टार्ट करना पड़ेगा तो आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। आपने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में ना। तो जब आरएनए प्राइमर बीच बीच में इनकॉर्पोरेट रहेगा तो हमें इसको निकालना पड़ेगा ना फाइनली, और इसकी जगह पे देखिए दो काम है, पहला तो हमें इसे प्राइमर को निकालना है, आरएनए प्राइमर को निकालना है, दूसरा इसकी जगह पे डीएनए की सिंथेसिस करना है और फिर उसको सील करना है। ठीक है, तो इस काम के लिए हमारे पास जो एंजाइम है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए इस काम के लिए सबसे पहला एंजाइम जो हमारा काम आएगा वो होगा आरएनएज एच। ठीक है, आरएनएज एच क्या करता है, आरएनए और डीएनए के बीच का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव कर देगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, मान लीजिए इस तरह से है। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए के बीच जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको क्लीव कर दिया जाएगा। ठीक, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। देखिए ये हमारा इस तरह से सीक्वेंस है। तो जो आरएनए और डीएनए के बीच का लिंक था वो टूट गया, तो एक गैप क्रिएट हुआ। अब इस गैप में से आरएनए को निकाल करके उसकी जगह डीएनए बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो होगा बैक्टीरिया में डीएनए पॉल 1। तो हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया में जो मेजर रिपेयर एंजाइम है डीएनए का वो डीएनए पॉल 1 यानी डीएनए पॉलीमरेज 1 है, और जाहिर सी बात है इसको आरएनए को रिमूव करना और वहां डीएनए बनाना है, तो उसको डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए। तो ये डीएनटीपीज हो गए। फाइनली क्या होगा, इस तरीके से डीएनए सिंथेसिस होने के बाद, ठीक है, अब गैप हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए एक गैप यहाँ था और एक यहाँ था, यहाँ और यहाँ। ठीक, तो देखिए आरएनए को हटा करके उसकी जगह क्या बना दिया गया, डीएनए, लेकिन अभी भी जो गैप है वो थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, सिंथेसिस तो हो गई लेकिन इस और इस न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना है, तो इनको आपस में सील करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का काम है इनको जोड़ना। तो वो फाइनली इनके बीच जो टुकड़े डीएनए के दिख रहे हैं इन टुकड़ों के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके इनको आपस में सील कर देगा, जोड़ देगा, और तब आपको एक कंटिन्यूअस डीएनए का स्ट्रैंड मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक कंटिन्यूअस डीएनए का स्ट्रैंड आपको दिखेगा। ठीक, तो इस तरीके से जो लैगिंग स्ट्रैंड था जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हुआ था उसका रिपेयर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए क्या होगा, आपके प्राइमर लगे हुए हैं तो सबसे पहले आरएनए और डीएनए के बीच यहाँ पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, उसी तरह यहाँ पे भी उसको क्लीव करना है। क्लीव करने के लिए आरएनएज एच, एच का मतलब हाइब्रिड होता है। ठीक है, हाइब्रिड, क्योंकि आरएनए और डीएनए के बीच जो बॉन्ड होगा वो हाइब्रिड बॉन्ड होगा, तो उसको क्लीव करने के लिए ये एंजाइम है। जैसे क्लीव हो गया फिर मेन जो रिपेयर एंजाइम है डीएनए पॉल 1 वो क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को रिमूव करके उसकी जगह डीएनए सिंथेसाइज करेगा, तो डीएनए के टुकड़े आ जाएंगे, आप देख सकते हैं, और फिर फाइनली इन टुकड़ों को आपस में
सील किया जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके, और वो काम हमारा करेगा डीएनए लाइगेज। देन हमें एक कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका रिपेयर होता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि कैसे पता चलता है सेल में कि डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो चुका है और कौन सा रेप्लिकेट होने वाला है। मतलब सपोज करिए डीएनए काफी लंबा है, ठीक है, काफी लंबा डीएनए है और यहाँ कहीं ओरिजिन सीक्वेंस रही होगी, तो यहाँ से ये रेप्लिकेट करते हुई चली, तो पीछे उसने 2 नए डीएनए स्ट्रैंड्स बना दिए। तो नए डीएनए स्ट्रैंड्स में भी तो ओरिजिन सीक्वेंस बनेगी, क्योंकि सबसे पहले वही हमारा क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। फिर भी वो नए बने हुए डीएनए का जो ओरिजिन सीक्वेंस है वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें मदद करती है सेल को रिकॉग्नाइज करने में कि कौन सा हमारा नया डीएनए है, कौन सा पुराना डीएनए, मतलब कौन सा पेरेंटल डीएनए था, कौन सा डॉटर डीएनए है, और इसीलिए डॉटर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चलिए उसकी भी बात कर ली जाए। देखिए, जो डीएनए में मेन हमारा एक केमिकल मॉडिफिकेशन होता है, उस मेन केमिकल मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं मेथाइलेशन। अब मेथाइलेशन के बहुत सारे यूज हैं, ठीक है, डीएनए में और डीएनए की केमिस्ट्री में। जैसे आपने एक फिनोमिनन पढ़ा होगा, होस्ट रेस्ट्रिक्शन फिनोमिनन। ठीक है, जैसे बहुत सारे वायरसेस हैं जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं स्पेशली, और वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि कोई भी बैक्टीरियोफेज वायरस किसी भी बैक्टीरिया पर अटैक करके उसको मार देगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया में उनका अपना डीएनए प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, पर्टिकुलर एंजाइम से। कुछ वायरसेस में भी वो प्रोटेक्टेड होता है, तो इसलिए एक कॉम्पेटिबल होस्ट की जरूरत होती है। तो डीएनए के मेथाइलेशन से ये पहचाना जा सकता है, किसी एंजाइम के रेस्ट्रिक्शन साइट को मॉडिफाई किया जा सकता है, उसके टारगेट साइट को मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मेथाइलेशन सेल के रिपेयर सिस्टम को या सेल के रेप्लिकेशन सिस्टम को एक पावर देता है रिकॉग्निशन का, कि वो पहचान सके कौन पेरेंटल स्ट्रैंड है और कौन डॉटर स्ट्रैंड है, किसका रेप्लिकेशन होना है, किसका रेप्लिकेशन नहीं होना है। ठीक है, जैसे पेरेंटल डीएनए का रेप्लिकेशन तो होगा और 2 डॉटर बनेंगे, लेकिन जो डॉटर बने हैं उनका तुरंत रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज कैसे आइडेंटिफाई होती है, तो वो भी प्रोसेस हमारा मेथाइलेशन से ही होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि मेथाइलेशन कुछ ही पर्टिकुलर सीक्वेंस पे होगा। तो कई तरह के सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए में जहां मेथाइलेशन पॉसिबल होता है, लेकिन जो सबसे कॉमन सीक्वेंस है मेथाइलेशन के लिए, उसकी पहली बात कर लें। सबसे कॉमन सीक्वेंस होता है, इसको बोलते हैं CpG आइलैंड्स। ठीक है, CpG आइलैंड्स, ठीक, यानी CpG सीक्वेंस समझिए। CpG सीक्वेंस को आप सिंपली CG लिख सकते हैं, यानी साइटोसिन और ग्वानिन। बीच में यहाँ पे जो P लिख दिया गया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉस्फेट को, मतलब ग्वानिन है और साइटोसिन और ग्वानिन है, दोनों के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना हुआ, तो P उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यही सीक्वेंस कई जगह मौजूद होता है डीएनए में, और इसी सीक्वेंस पे मेथाइलेशन जो है वो हमेशा C यानी साइटोसिन पर होती है। तो याद रखिएगा, ये सवाल आपके नीट में बहुत पूछता है ना, कि डीएनए में मेथाइलेशन कौन से न्यूक्लियोटाइड पे होती है या कौन से नाइट्रोजन बेस पे होती है। तो याद रखिएगा, साइटोसिन वाले जो बेस हैं, साइटोसिन पे ही हमारा मेथिल ग्रुप ऐड होता है। ठीक है, तो इसी एडिशन से तो जो हमारा पेरेंटल डीएनए होगा उसमें जगह जगह देखिए मेथिल ग्रुप आपका दोनों स्ट्रैंड्स पे ऐड होंगे इस तरह से, यानी दोनों स्ट्रैंड्स पे मेथाइलेशन आपको मिलेगा कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो इस तरह से हम बना ले रहे हैं। ठीक है, तो जब डीएनए का दोनों स्ट्रैंड मेथाइलेटेड होता है, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड मेथाइलेटेड होता है, जिसको बोलते हैं हाइपर मेथाइलेटेड फॉर्म। ठीक है, हाइपर मेथाइलेटेड फॉर्म बोलते हैं। लेकिन जब रेप्लिकेशन होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और टेम्पलेट का काम करेगा और फिर उन पर नया स्ट्रैंड बनेगा। तो पेरेंटल स्ट्रैंड का जो मेथाइलेशन है वो तो रह जाएगा, ठीक है, लेकिन जो नया स्ट्रैंड उस पर सिंथेसाइज हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, उस पर ये ऊपर वाला स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज हुआ, तो इस पे तुरंत मेथाइलेशन नहीं होता है। ठीक है, मेथाइलेशन कुछ देर बाद होता है, इसलिए इस पे मेथाइलेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह दूसरे वाले में, ये अपर वाला मान लीजिए है, ठीक है, यहाँ पे ये मिथिल ग्रुप लगा हुआ है।
अब यहाँ ये नया स्ट्रैंड बना तो इस पर मेथाइलेशन नहीं है। तो जो डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगे या डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनमें एक पेरेंटल वाला जो है उस पर मेथाइलेशन मिलेगा, लेकिन नए सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड पे मेथाइलेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे फॉर्म को बोलेंगे हेमी मेथाइलेटेड फॉर्म, हेमी मेथाइलेटेड फॉर्म, है ना, फॉर्म या डीएनए जो भी बोलिए। तो इस तरीके से जो एंजाइम्स हैं वो डीएनए की स्कैनिंग करते हैं, और स्कैनिंग करके जब उनको लगता है कि हाँ दोनों स्ट्रैंड पे मेथिल ग्रुप मिल रहा है, तब वो समझ जाते हैं कि वो पेरेंटल स्ट्रैंड है और उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब वो स्कैनिंग में उनको एक ही स्ट्रैंड पे मिलेगा मेथाइलेशन, दूसरे पे नहीं मिलेगा, तब उसको वो समझ जाएंगे कि ये नया सिंथेसाइज्ड डीएनए है यानी डॉटर डीएनए और उसका रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से वो उसको आइडेंटिफाई